सर आपने रिएक्शन ऑफ एक डाउट है छोटा सा जल्दी बोलो सर, जल्दी एक छोटा बोलो। डाउट है सर, आपने रिएक्शन ऑफ F2 में एक रिएक्शन लिखवाया था H2S plus F2 gives SF6 plus HF। सर उसमें S क्यों नहीं बनता? बिकॉज नॉर्मली H2S S में जाता है ना। क्लोरीन हाईली रिएक्टिव है ना, सल्फर से भी रिएक्ट कर जाता है। ओके सर। एंड सर HOF में F का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? F का तो -1 ही रहेगा। सर तो फिर मतलब O का 0 है बिकॉज H का +1 है हाँ, इसलिए। वो का 0 आ जाएगा। ओके Ore is mineral from which metal can be profitably extracted. So, mining of ore to pure metal. ये पूरा प्रोसेस मेटलर्जी होता है, माइनिंग से लेके प्योर मेटल फॉर्मेशन तक। In between there will be various steps that we are going to see. एक basic flow chart बना लेते हैं. So note down. Starts with mining. Then we do concentration. Concentration में आता है removal of impurities in ore. Then तीन पार्ट में बेसिकली डिवाइड होगा ये. One is pyrometallurgy. Normally roasting or calcination. Roasting क्या होता है? Roasting is heating in presence of air. Calcination heating in absence of air. रोस्टिंग के बाद नॉर्मली स्मेल्टिंग होता है. स्मेल्टिंग इज क्विकली नोट करो, ये ब्रीफ आउटलाइन बना रहे हैं. हाई टेम्परेचर रिडक्शन. यहाँ मेटल मिलता है, मेटल की रिफाइनिंग करते हैं, रिफाइनिंग से प्योर मेटल. तो ये पायरोमेटलर्जी का बेसिक फ्लो चार्ट है, इसको ऐसे बना लेते हैं. ये पायरोमेटलर्जी होगा. So you do concentration of ore and then रोस्टिंग और कैल्सिनेशन. देन यू डू स्मेल्टिंग जिसमें हाई टेम्परेचर रिडक्शन करते हैं. मेटल मिलेगा, मेटल की रिफाइनिंग करेंगे, रिफाइनिंग से प्योर मेटल मिलेगा. हीटिंग इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पायरोमेटल. हाई टेम्परेचर पे रिडक्शन करते हैं. देन वी हैव हाइड्रोमेटल. हाइड्रोमेटलर्जी में पहले आता है लीचिंग. लीचिंग में आता है डिसॉल्विंग इन सुटेबल रिएजेंट टू फॉर्म एक्वस सॉल्यूशन. नाम से ही क्लियर है किसमें होगा, एक्वस सॉल्यूशन में होगा. दैट इज फॉलोड बाय रिडक्शन इन एक्वस सॉल्यूशन.
मेटल मिलेगा, रिफाइनिंग प्योर मेटल। और एक इलेक्ट्रोमेटलर्जी भी है। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है। क्या इलेक्ट्रोमेटलर्जी में इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। ओके, कौन से मेटल्स के लिए क्या क्या करते हैं, मेटल्स विल डिस्कस सेपरेटली वन बाय वन। तो ये ब्रीफ एक आउटलाइन क्रिएट हुआ पूरे चैप्टर का। अलग अलग मेटल के अलग अलग है। ज़्यादा हमें हमारे सिलेबस में जो है ज़्यादा पायरोमेटलर्जी की जरूरत है। हो गया? मेरुल बैच अभी क्लियर है? नहीं सर अभी भी नहीं है। क्या दिख ही नहीं रहा क्या एकदम? ये जो aqueous solution बनाना है इसके लिए टेम्परेचर्स मतलब रूम टेम्परेचर ही है। कुछ केमिकल में डिसॉल्व करेंगे, रिएक्ट करेंगे, उससे रिएक्ट करा के डिसॉल्व करेंगे। नॉर्मली कॉम्प्लेक्सेशन करते हैं। एग्जांपल आएंगे अलग अलग मेटल के, तो क्लियर हो जाएगा। ये तो एक ब्रॉड वे में बताया। जनरल बैच नहीं दिख रहा सर, एक बार पढ़ के बोल दो। कुछ नहीं दिख रहा। नहीं सर दिख रहा सर, एक बार पढ़ दोगे क्या? पढ़ कैसे दूंगा ये? Sir, what will we say if we are asked which compound is responsible for catching fire spontaneously and home signal? Catching fire in home signal. Home signal. So will we say pH3 or P2H4? P2H4 से इग्नाइट होता है ना, P2H5 अनस्टेबल होता है, वहां से इग्नाइट तो उसी से होता है। कॉन्सेंट्रेशन मेथड्स पहला जो लिखा है तो एक ब्रीफ आउटलाइन था। अगर किसी बैच का मिस भी हुआ होगा तो वीडियो में देख लेना। दैट इज नॉट मच इम्पोर्टेंट बिकॉज उनका डिटेल अभी आने वाला है। सो कॉन्सेंट्रेशन मेथड्स, तीन मेन मेथड्स हैं जो हमें करने हैं। पहला नोट करो, ग्रेविटी सेपरेशन। Heavier particles are separated from lighter particles. इसका ज़्यादा डिटेल नहीं करना। वॉशिंग या फ्लोइंग वाटर यूज करते हैं। Okay. So if there is moving water, heavier particle and lighter particle के displacement में फर्क आएगा. So that can separate it. Shaking or jigging tables are used. So vibrate करती रहती है टेबल हल्का स्लोप पे, so that can separate heavier and lighter particles. इनका इंडस्ट्रियल डिटेल नहीं है आपके सिलेबस में. Just using water or using what mechanical movement you can separate heavier particle from lighter particle. ठीक है?
magnetic separation. Conveyor belt है ये, and these are all particles moving. And this wheel is magnetic. As the particles fall down, magnetic particles will fall closer to wheel and non-magnetic will fall away from the wheel. So that way magnetic and non-magnetic can be separated. Okay. In which cases these are used? ये सब जब individually metals को करेंगे उसमें बता दूंगा किसमें magnetic use करते हैं, किसमें gravity use करते हैं. So some cases it may be possible that your ore is magnetic, or in some cases it may be possible that your impurity itself is magnetic. दोनों cases में use कर सकते हैं. Either ore or impurity may be magnetic. Okay. Now, third method is froth flotation. Important mark करना है. Used for sulfide ores. The theoretical basis behind this is that sulfide ore particles are wetted more by oil. They get adsorbed to what? Oil, while impurities remain with water. अबे L है. जल्दी नोट करो. Already time. सर ये सिर्फ सल्फाइड की प्रॉपर्टी है और कोई नहीं दिखा था. सल्फाइड ore के लिए यूज होता है. Yes. सर और इसका कुछ पर्टिकुलर रीजन है इसमें सर कि एब्जॉर्ब किया होता है ऑयल सर और बाकी नहीं. सल्फाइड का उतना माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो नहीं करना. सल्फाइड का जो भी कैन से लैटिस होता होगा, दैट मस्ट बी हैविंग एफिनिटी विद व्हाट? ऑयल. और कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्टर भी डालते हैं. कलेक्टर वो बताता हूँ, डिटेल में कर रहा हूँ इसको. ओके. We'll take more oil. Normally fine oil is used. Then you'll pass air. Then sodium, ethyl, xanthate. ये कलेक्टर होता है. Plus aniline or cresol. These are froth stabilizers.
water. So you take ore, water, oil, these two and compressed air pass करते हैं. Bubbles बनेंगे, झाग froth बनेगा. So sulfide ore particles get attached to what? Oil, froth के साथ फिर वो ऊपर आके गिर जाएगा. जैसे कंटेनर रहेगा तो इसमें froth जनरेट होगा. धीरे धीरे फ्रॉथ क्या करेगा, फ्रॉथ राइज करके इधर से गिरता रहेगा. एज इट फॉल्स डाउन सल्फाइड और पार्टिकल किसके साथ आएंगे, दे विल कम विद फ्रॉथ और इम्प्योरिटी इधर नीचे से निकलेगा. दिस थिंग हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ ore particles with oil. ज्यादा एयर पास कर रहे हैं, ऑयल का क्या बनेगा, बबल्स बबल्स से बनेंगे ना, तो सल्फाइड और पार्टिकल उससे चिपक जा रहे हैं बेसिकली. और एज इट विल राइज, एज द फ्रॉथ विल राइज, इधर गिरता रहेगा. सल्फाइड और पार्टिकल इससे अटैच होकर गिरते रहेंगे. इम्प्योरिटी पानी के साथ इधर अंदर ही रहता है. ये बेसिकली ये वाला पार्ट सल्फाइड से अटैच हो जाता है, ठीक है, और ये वाला पार्ट ऑयल से. तो एक तरह से कनेक्ट करने वाली कर, ठीक है. दिस विल सल्फाइड और पार्टिकल्स ऑयल पार्टिकल्स पे कलेक्ट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं. सल्फाइड के साथ इसकी एफिनिटी रहेगी और एक इससे ऑयल से एफिनिटी रहेगी. सो इट विल हेल्प इन दैट. सर नेरो रिकनेक्ट, ठीक है. ये फ्रॉथ स्टेबलाइजर का कुछ ज्यादा मैकेनिज्म वगैरह नहीं करना है आपको, जस्ट नाम याद रखना है. एनिलीन एंड ग्लिसरॉल एक्ट एज व्हाट, दे स्टेबलाइज द फ्रॉथ. ओके Sir, Thane brand. Sir, will H2O not hydrolyze this compound in sodium ethyl xanthate? स्लाइट हाइड्रोलिसिस होगा तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, बट हाइड्रोलिसिस तो जब भी होती है कम ही होती है ना, ज्यादा तो होती नहीं. अनलेस अनटिल इसका काफी वीक एसिड का करस्पॉन्डिंग हो तभी ज्यादा होती है. और इसमें थोड़ा अगर बेसिक बन भी गया तो क्या फर्क पड़ता है हाइड्रोलिसिस. आवर एम इज व्हाट, that sulfide ore particle should get attached and come above with the froth. That's it. So a bit of hydrolysis if takes place, I don't think that will make much difference. Okay. और hydrolysis तो अगर चाहो तो अगर ज्यादा हो रही प्रिवेंट भी कर सकते हो, ठीक है. थोड़ा पहले से बेसिक. सर क्रिसॉल मतलब ऑर्थो मेटा या पैरा? क्रिसॉल का देखना ऑर्गेनिक में आया होगा ना, क्रिसॉल के होगा. ये सब बोर्ड का प्रिपरेशन करोगे तो अपने आप आ जाएगा. बोर्ड में आना है सब क्रिसॉल वगैरह. सर नेरो ओके, गुड डाउन. If more than one sulfide ore is present, so ये सोडियम इथाइल जेंटेट का फॉर्मूला है. ये वाला पार्ट सल्फाइड से अटैच होगा और ये वाला पार्ट ऑयल से, नॉन पोलर पार्ट. सो सल्फाइड और ऑयल के बीच में एक लिंकेज की तरह काम करता है. If more than one sulfide ore is present, then selective flotation can be done.
selective flotation can be done. अभी एक एग्जांपल इसका करता हूँ. 2 सल्फाइड और अगर एक साथ है, देन उनको सेपरेट भी कर सकते हो. तो मतलब इसके पीछे लॉजिक क्या होगा? इफ मोर देन 2 सल्फाइड और आर देयर, तो एक का फ्लोटेशन पहले होना चाहिए और एक का नहीं होना चाहिए. ओके, तो दैट हाउ विल बी अचीविंग, लेट्स सी. सो एज एग्जांपल जो मैं करना ले रहा हूँ, you can have, let's say, PBS and ZNS. Okay. So cyanide is added. You can add sodium cyanide. Sodium cyanide क्या करता है? जिंक से कॉम्प्लेक्स बनाता है. Cyanide में zinc commonly coordination number 45. And ये सर इस प्रोसेस में ऐसा भी हो सकता है कि इम्प्योरिटी सल्फाइड के हो ना इसकी सर, फ्रॉथ फ्लोटेशन में इम्प्योरिटी सल्फाइड के हो तो भी चलेगा. कॉमन जो ओर्स है उसमें सल्फाइड एज इम्प्योरिटी कम ही रहता है. ये प्रॉपर मेन ओर के ही काम में आता है. ZNS, PBS, कॉपर पैराइट. ओके, तो कौन कौन से ओर के लिए यूज होता है, पर्टिकुलरली मेटल बाय मेटल करेंगे तो अपने आप एग्जांपल में आ जाएगा. अभी जस्ट उसका बेसिक प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं. इंडिविजुअल मेटल्स पे कंसंट्रेट करेंगे. सो this will does not get attached to oil, क्योंकि अब ये सल्फाइड तो है नहीं, साइनाइड हो गया. Okay, so now what will happen? Flotation of PBS takes place. ठीक है. ये जो साइनाइड डाला तुमने या सोडियम साइनाइड, इसको बोलते हैं डिप्रेसेंट. तो डिप्रेसेंट क्या हुआ? जो एक के फ्लोटेशन को रोक दे. ओके, इसका कॉम्प्लेक्स बन गया, इसका फ्लोटेशन नहीं होगा और पीबीएस का होगा. सर बोरी वाली ब्रांच हाँ, Na2S का भी फ्लोटेशन नहीं होता. इसका Na2S वो भी फॉर्म होगा ना. सल्फाइड हो गया ना, Na2S तो डिसॉल्व रहेगा. ओके, ओके पीबीएस नहीं बनाएगा. ठीक है सर. पीबीएस साइनाइड नहीं बनाता. पीबीएस साइनाइड से कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता. वो लिख लो. ठीक है सर. So once PBS gets removed, now we'll want that, okay, now ZNS also should flow. तो उसके लिए अब इसके कॉम्प्लेक्स को साइनाइड को क्या करना होगा? हटाना होगा. For that you add, now copper sulfate is added. इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटर. ये अब ZNS के फ्लोटेशन को एक्टिवेट करेगा. कैसे? Now this has better tendency to form complex copper. So Zn2+ बन जाएगा और सल्फाइड है ही सॉल्यूशन में. फिर से ZNS बन गया. Now ZNS flows. पहले PBS का फ्लोटेशन किया, जिंक को सप्रेस किया, फिर उसको एक्टिवेट कर दिया. एक्टिवेट करने का मतलब फिर से सल्फाइड बन गया. अगेन इट विल फ्लो. Froth forming is a property of sulfide ion, right? So Na2S, why doesn't form froth, which is formed? नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ सल्फाइड आयन जो कि इनसॉल्युबल हो. जो सॉल्युबल हो गया सल्फाइड तो स्टेबलाइज हो गया. These things are what? CuS, PBS, ZNS, these are what? Insoluble. तो उसके छोटे छोटे पार्टिकल ऑयल से अटैच होकर ऊपर आते हैं. जो सल्फाइड आयन पूरा डिसॉल्व्ड है वो नहीं. तो यहाँ पे एक्टिवेटर का क्या यूज है? हम तो लेड को निकाला था.
नहीं हमने दोनों लाना था ना ऊपर, अब जिंक सल्फाइड भी फ्लोटेशन से ही ऊपर ला रहे हैं। तो पहले थोड़ी देर किया तब ये डाल के, तो जो भी ऊपर आया फ्रॉथ उसके साथ पीबीएस आएगा। बाद में हम क्या चाह रहे हैं कि ZNS भी ऊपर आ जाए, केवल इम्प्योरिटी नीचे रह जाए। तो ZNS को एक्टिवेट करने का मतलब साइनाइड तुमने हटा लिया, सो दैट नाउ इट कैन आल्सो फ्लोट। सर पीबीएस साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं कर सकता कि खाली पीबी साइनाइड के साथ फॉर्म नहीं कर सकता? इसका एक ही बात है ना, तो उसका सब पीबी नहीं करेगा तो पीबीएस से भी सल्फाइड हटा के ही तो साइनाइड बनाओगे। इसके लिए पीबी और भी यूज कर सकते हैं। मान लो वो सॉल्ट में जो हमने किया था, कुछ NH4OH के साथ बनाते हैं, कुछ नहीं बनाते हैं, that factor also can be used. Okay. Now adding the important. Sir, sir, if we take PBS and ZNS in water and then put HCl, then PbCl2 will get precipitated, no? And ZnCl2 is soluble, so can we use that or? ये तो पहले से दोनों प्रेसिपिटेट ही है ना। So Cl won't displace S and become PbCl2, or does it? PBS का सॉल्ट में देखो, सॉल्ट में किससे किया था? इन सबको HNO3 में किया था ना। ज्यादा उस तरह की रिएक्शन भी नहीं कर सकते। अब HNO3 डाल दिया तो PbNO3 ट्वाइस NO प्लस सल्फर ही अलग कर दिया, that will create problem. No sir, if we put HCl तो फिर PbCl2 प्रेसिपिटेट होगा ग्रुप 1 में और ZnCl2 सोल्यूबल हो जाएगा, तो फिर PB को अलग PBS ऑलरेडी PPT है ना, वो तो Pb2 प्लस कटायंस होते हैं, तब उसमें HCl डालने पे PbCl2 बनता है, सोल्यूबल रहता है। तो PBS इज ऑलरेडी PPT। ओके सर, वो PbCl2 बनाएगा। अगर थोड़ा बहुत बना भी लिया तो दो PPT को सेपरेट कैसे करोगे तुम? सर तो ZN नहीं अच्छा ओके हाँ। Anyway, these are what practically मतलब समझ लो कई सालों से, not thousands, at least hundreds of years से perfected methods है। सर ये मिक्सचर ऑफ सल्फाइड वाले केस में सिर्फ यही एक एग्जांपल याद रखना है, मतलब और कौन सा साइनाइड के साथ हमें यही करना है। बट बाकी अगर कुछ आया तो सॉल्ट से रिलेटेड आ सकता है, तो उसमें एक कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, एक नहीं बनना चाहिए। लाइक हमने देखा था NH4OH। सर हमने एक्टिवेटर को ऐसे डिफाइन को ऐसे डिफाइन किया कि जो डिप्रेसेंट के बाद जो फॉर्म में उसको एक्स्ट्रा करने के लिए जो हटा देता है, दैट इज एक्टिवेटर। ओके सर। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, ये इलेक्ट्रो में आपने किया है। एनोड इज मेड ऑफ व्हाट? इम्प्योर मेटल, एंड कैथोड पे प्योर मेटल डिपॉजिट होगा। Ag, कॉपर, लेड एक्सेट्रा। काफी वाइडली यूज्ड मेथड है, कई सारे केसेस में यूज होता है। एल्यूमिनियम, कुछ नहीं लिखना है, वाला पार्ट सिंपल है। डिस्टिलेशन, वेपर बना के फिर कंडेंस करते हैं डिस्टिलेशन में। ऑब्वियसली इट विल बी यूज्ड फॉर मेटल सर्विंग व्हाट लो बॉइलिंग पॉइंट। इसका एक ही के केस में एग्जांपल हमें करना है। जो सिलेबस में मेटल्स हैं उन्हीं पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, ठीक है। लिक्वेशन,
लो मेल्टिंग पॉइंट वाले के लिए इसका एग्जांपल है स्लाइटली स्लोपिंग ऐसा सरफेस रखते हैं, फिर आपका इम्प्योर मेटल हीट किया, नीचे से ऐसे आग लगाया, ये मेटल फ्लो होके ऐसे गिरेगा, यहाँ जमा होगा प्योर मेटल। इम्प्योरिटीज इधर ऊपर ही रह जाएगी, स्लोप हल्का सा रखते हैं, ज्यादा पूरा नहीं गिरना चाहिए। इम्प्योरिटीज इधर रह जाएगी, प्योर मेटल यहाँ जाएगा। जल्दी कर। सर ये लिक्वेशन और लिक्विफैक्शन में क्या फर्क होता है? लिक्विफैक्शन में फर्क क्या? सर लिक्वेशन और लिक्विफैक्शन लिक्विफैक्शन क्या बोलते हैं? लिक्विफैक्शन कहाँ पे यूज होता है, कहीं आया था क्या? वो तो वो एक से ज्यादा सॉलिड रहेंगे तब एक का मेल्टिंग पॉइंट, दोनों के फर्क हो तो मेल्ट करके सॉर्ट ऑफ वो भी यहाँ पे एप्लीकेबल तो है ही, बिकॉज यहाँ पे इम्प्योरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इम्प्योरिटीज मेल्टिंग पॉइंट इज मोर, ओके दैट आल्सो कैन बी टोल्ड, बिकॉज इम्प्योरिटीज मेल्ट नहीं कर रही है, एक मेल्ट कर रहा है, सेपरेट करने में काम आ रहा है, ठीक है, सेम ही है। हाँ ओके बोलिंग, ये थोड़ी ओल्ड मेथड है, आजकल उतनी यूज नहीं होती, बट मे भी क्वेश्चन आ सकता है। Molten metal is stirred with coals of green wood. Hydrocarbons in wood decompose, giving methane, which reduces metal oxide to metal. Sir, what is green wood? Green wood means it should be freshly cut, it shouldn't be old. Bamboos kind of thing, लेकिन ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, otherwise it will start quickly burning. Molten metal है ना. हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, डिकम्पोज करते हैं, मीथेन निकलता है, मीथेन मेटल ऑक्साइड का मेटल बना देता है, तो मेटल ऑक्साइड और कम हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ऑलरेडी वी हैव डन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो मेजॉरिटी तो मेटल ही है, बस थोड़ी बहुत जो इम्प्योरिटी है उनको हटा दें। इसमें क्या करते हैं, एयर ब्लो करते हैं मोल्टेन मेटल के साथ, ये नॉन रिएक्टिव मेटल के लिए यूज होता है। इम्प्योरिटीज ऑफ रिएक्टिव मेटल्स get converted to oxide and get removed as scum. सिल्वर के लिए यूज करते हैं। सिल्वर ऑक्सीजन से इजीली कंबाइन नहीं करता, तो बाकी लेड वगैरह जो मेटल होते हैं वो उनका ऑक्साइड बन जाएगा, वो सरफेस पे आ जाते हैं, उनको हटा देंगे।
हो गया? अब लिखो वेपर फेज रिफाइनिंग। क्या हुआ? सर वो सिल्वर को रिफाइन करने के लिए कि सिल्वर का ऑक्साइड निकलता है? नहीं, सिल्वर के रिफाइनिंग के लिए ऑक्साइड मेनली निकलता है आपका लेड का, PbO बन के निकलता है। सिल्वर की रिएक्टिविटी काफी कम है। कम मतलब गंदगी, इम्प्योरिटीज, वेपर फेज रिफाइनिंग। इसमें दो करने हैं आपको, मॉन्ड्स प्रोसेस, मॉन्ड नहीं, टिपिकली NI के लिए यूज होता है। F पॉइंट है क्या? क्या? F पॉइंट है वेपर फेज रिफाइनिंग। एक पॉइंट है क्या वो? हाँ U पॉइंट है। हाँ नहीं, वेरी बैड। NiCO4 बनता है। NI और पूछ रहा है? मेरे पास चली डाउट। CU क्यूपुलेशन। बॉन्ड प्रोसेस में NiCO4 बनाते हैं, वोलाटाइल होता है, that you can take to a different container and then NiCO4 को हीट करके और strongly फिर से NI बनाते हैं। तो वेपर फेज रिफाइनिंग में टिपिकली you will be forming a volatile compound. Impurities ये compound नहीं बनाएंगे। Impurities will remain in the first container. Take the vapors to a different container and heat करके CO को निकाल दिया। Impurities देखो, impurities ये जो टिपिकली काफी सेलेक्टिव प्रोसेसेस है, जैसे निकल कार्बोनिल वोलेटाइल होता है, बाकी सारे कार्बोनिल वोलेटाइल होते हैं, और सिलिका वगैरह इम्प्योरिटी है तो ऐसा भी कार्बोनिल बनाता भी नहीं है। So, ये कोई जनरलाइज मेथड नहीं है, ये एग्जांपल है ना, CO4 याद रखिए इसी के लिए। Used for elements which form volatile iodides. जिनका आयोडाइड वोलेटाइल होता है उनके लिए यूज करते हैं। ये जिरकोनियम एंड टाइटेनियम आपके पास जिरकोनियम आयोडाइड मेथड वही है, सिमिलर टू बॉन्ड प्रोसेस। इसमें क्या इश्यू आ रहा है? NiCO4 क्या है? वोलेटाइल है। ZrI4 दोनों सेम ही है बेसिकली। वोलेटाइल बन गया तो इस वेपर को दूसरे कंटेनर में ले जाओ, फिर हीट करके CO बाहर निकाल दिया और स्ट्रांगली हीट करके तो Ni प्योर मिल गया ना, ये इम्प्योर से प्योर मिला, because impurities will not be coming with that vapor. Impurity पहले कंटेनर में रह जाएगी, वेपर दूसरे कंटेनर में ले जाके हीट कर लो। ZR है जिरकोनियम।
जिरकोनियम को हीट करके जिंक कैसे बन गया? ZR को हीट करके इसको भैया बस एक और रिफाइनिंग मेथड बची है। मेटलर्जी अभी कहाँ खत्म हुई? तो शुरू ही नहीं हुई। अलग अलग मेटल करने हैं ना, ये तो बेसिक्स चल रहे हैं। जोन रिफाइनिंग। While I was doing SI silicon, उसके प्योरिफिकेशन में बताया था, और highly pure silicon we need zone refining. तो इसका बेसिस है that impurities are more stable in melt. Molten zone. So they tend to dissolve in molten part. Impurities कहाँ रहना चाहेंगी? Compared to solid, impurities tend to remain more in the liquid part. Okay. Normally solids का तो उतना नहीं देखा, but similar thing you have seen in chapter solution. Freezing होती है तो जैसे आइस में NaCl, तुमने वाटर में NaCl डाल रखा है, उसको फ्रीज करने लगोगे तो NaCl किधर रहना चाहेगा? लिक्विड वाटर में। आइस जो बनेगा that will be almost what? पूरा का पूरा प्योर वाटर रहेगा। NaCl impurity किधर स्टेबलाइज होती है? लिक्विड पार्ट। ओके, सेम लॉजिक यहाँ पे है। Let's see how it is practically applied. So, this is your SI का एक सैंपल है सिलिकॉन का, सिलिकॉन रॉड है इस पे हीटिंग कॉइल्स लगाते हैं एंड इनको मूव कर सकते हो, या तो इसको मूव कर सकते हो या रॉड को मूव कर दो जैसे। So what happens as the temperature will increase, ध्यान से देख लेना, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे एक मोल्टेन जोन क्रिएट होगा, ठीक है? Okay. Now if I slowly start shifting this towards right, let's say, what will happen? Molten zone also what shifts. तो ऐसे जब धीरे धीरे इसको ऐसे मूव कर रहा हूँ तो मोल्टेन जोन इधर शिफ्ट हो रहा है, मतलब अभी जो मोल्टेन है वो सॉलिड होगा। As this molten zone starts solidifying, अभी ये इधर से मान लो इधर शिफ्ट हुआ, इधर आने लगा। जब ये वाला पार्ट इधर आएगा तो ये वाला पार्ट सॉलिड हो जाएगा। टेम्परेचर लोकली जाता है ठीक इस कॉइल के नीचे, तो जब इसको मूव करेंगे तो जब ये सॉलिड बनने लगेगा ना तो इसकी इम्प्योरिटी किधर जाएगी? मोल्टेन जोन। अब इसको मूव करते जाओ, मोल्टेन जोन तुम्हारा शिफ्ट होता जाएगा, फाइनली मोल्टेन जोन तुम यहाँ पे। As the molten zone moves from here to here, हर बार क्या हो रहा है? इम्प्योरिटीज किधर हो रही है? मोल्टेन जोन में एक्यूमुलेट हो रही है। So molten impurities get accumulated in molten zone, which is finally removed. ये पूरा इधर से मूव, इस पूरे कॉइल्स को यहाँ तक ले आओ, पूरी इम्प्योरिटीज वहाँ जमा हो गई, फिर कट करके हटा दो इसको। And this you can repeat again and again. Sir, molten zone also. Molten zone क्या मतलब? ये जो बना ये सिलिकॉन ही है ना, let it solidify.
अरे लिखो अभी टाइम कौन है ना लाइक टाइम नहीं है आपने देखा जल्दी करो सर वो मेथड एक बार वापस बताओ ना। अरे ये जब मोल्टेन जोन शिफ्ट कर रहा है ना तो उसमें क्या हो रहा है, जब सॉलिडिफाई उसके यहाँ जब आएगा तो उसके लेफ्ट वाला सॉलिडिफाई हो रहा होगा, तो सॉलिड पार्ट से इम्प्योरिटी किधर शिफ्ट होती जा रही है, मोल्टेन पार्ट में। तो जहाँ से मोल्टेन से सॉलिड जैसे ही होने लगेगा लेफ्ट वाला पार्ट, उसकी इम्प्योरिटी किधर आ गई, मोल्टेन पार्ट में आ गई। फिर तुम मोल्टेन को यहाँ ले जाओ तो इधर की इम्प्योरिटी फिर से उधर आ गई। तो ऐसे करते करते पूरे रॉड की इम्प्योरिटी वेयर इट इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन मोल्टेन पार्ट। फिर ये जब यहाँ बिल्कुल इससे एंड पे आया तो उसके बाद इसको कट करके हटा दो एंड यू कैन रिपीट दिस प्रोसेस। ओके सर। ज्यादा अगर आपको purity सर वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है क्या कि इम्प्योरिटीज आर मोर स्टेबल इन मोल्टन? एक्सपेरिमेंटली थ्योरेटिकली भी आपका सॉल्यूशन में आपने किया ना, सॉल्यूशन में जब आप NaCl डाल के फ्रीजिंग करते हो तो NaCl आइस में क्यों नहीं जाता? कोई भी सॉलिड होता है उसका अपना लैटिस होता है, उसमें जो भी आप गैस देख लो या उसकी स्टेबिलिटी देख लो, इम्प्योरिटी आना मुश्किल होता है। ऑन द अदर हैंड सॉलिड्स में क्या होता है, सॉलिड्स में ऐसा भी सोच सकते हो मोर गैप्स होता है, कुछ अगर हाइड्रेशन टाइप की चीज हो रही है तो इट इज मोर स्टेबलाइज वेयर इन लिक्विड कंपेयर टू सॉलिड। इम्प्योरिटी है ना उसका खुद का जो अपना सिलिकॉन का लैटिस है उसमें इम्प्योरिटी उतनी स्टेबल नहीं है। अगर चांस मिलेगा लिक्विड में जाने का तो चले जाए। बोलो मेरी बैच कोई डाउट है? क्या वापस 3 बार बता चुका हूँ। हो गया? एग्जाम्पल लिखो इसका। SI सर ऐसा मेथड सब स्पेसिफिक तो थोड़े मेटल से क्यों है, मतलब सबके साथ क्या, सबको इतनी हाई प्योरिटी चाहिए नहीं, इतना इलाबोरेट सेटअप आप क्रिएट करोगे क्या रिफाइन करने के लिए? आयरन चाहिए नहीं हमें उतनी प्योरिटी। सिलिकॉन सेमीकंडक्टर में यूज होता है ना, यू नीड हाईली प्योर, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस। और के लिए भी यूज होता है, बोरॉन, गैलियम, इंडियम के लिए so wherever very high purity will be required, there only this will be utilized. हर मेटल के लिए वही तो बोल रहा हूँ कि हाई प्योरिटी क्यों चाहिए तुम्हें। अब आयरन हाईली प्योर तो एकदम सॉफ्ट हो जाता है, क्या करोगे उसको लेके? सो जितनी प्योरिटी रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से प्रैक्टिकली मेथड्स बनाए। ऐसा नहीं कि 99.9% 100% प्योर आयरन ले लोगे तो मार्केट में उसका कुछ वैल्यू बढ़ जाएगा, उसका एप्लीकेशन अलग है। हो गया? पाँच मिनट है। 10 3-4 मिनट है, 3-4 मिनट है ना। 10 का कुछ और वगैरह तो लिख ही सकते हैं। जैसे नोट 2
cassiterite, or it is also known as tin stone. यहाँ पे इम्प्योरिटी मैग्नेटिक होती है FeWO4 प्लस MnWO। नाम है वुल्फ्रामाइट। This is one example of magnetic separation where the impurity itself is magnetic. सर ऐसे impurities fixed कैसे हो सकता है? Like it can be anything. ये देखो और प्रैक्टिकली जो आपके जहाँ जहाँ डिपॉजिट्स मिलते हैं नेचुरली अकरिंग है ना, तो वहाँ पे क्या क्या कंपाउंड है डिपॉजिट्स में, अकॉर्डिंगली आपके इम्प्योरिटीज है। और इज नॉट लाइक कहीं पे भी आप मिट्टी लेके उसका मेटल बनाना स्टार्ट नहीं करोगे। नॉर्मली जो कॉमनली डिपॉजिट्स हैं उनके हिसाब से जो जो इम्प्योरिटीज है मेथड्स बनाए हैं। ओके हो गया? नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ओर मैग्नेटिक है या इम्प्योरिटी मैग्नेटिक है। So in case of tin, which is magnetic? Impurity is magnetic. इसके बाद लिखो रोस्टिंग। रोस्टिंग में ये तो खुद ही ऑक्साइड है, तो इसका रिएक्शन फिर ऐसे होगा नहीं, कुछ इस तरह के इम्प्योरिटीज, सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी वगैरह वोलेटाइल ऑक्साइड बन गया। और उसके बाद स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग में कार्बन रिडक्शन, SnO2 प्लस कार्बन, Sn प्लस CO। CO भी रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे एक्ट करता है। सर ये रोस्टिंग मतलब क्या टॉपिक चल रहा है, किसके अंडर है? क्या टॉपिक चल रहा है मतलब आपने क्या किया, हमने एक ब्रॉड वे में मेटलर्जी देखा, अब हर एलिमेंट का इंडिविजुअली देख रहे हैं। अरे अब टिन का किया तुमने, टिन का पहले क्या किया तुमने, इम्प्योरिटी हटाया उसके इससे ग्रेविटी एंड मैग्नेटिक से, अभी भी सल्फर वगैरह बचे हुए हैं, उसको क्या किया, रोस्टिंग किया, रोस्टिंग से वो निकल गए वो और आपका प्योरीफाई हो गया। उसके बाद स्मेल्टिंग किया, इसका रिडक्शन जो ब्रॉड वे में हमने देखा पूरा मेटलर्जी, अब हर एक एलिमेंट के लिए अलग अलग उसको अप्लाई करेंगे। टोटल अराउंड 10 एलिमेंट्स आपको करने, उनमें से एक आज हो गया, 9 बचे, इसमें 2 लेक्चर लगेगा। ऑक्साइड बना के निकालना है तो कैल्सिनेशन कैसे करोगे? कैल्सिनेशन आएगा आगे, कार्बोनेट वगैरह रहते हैं तो उनको डिकम्पोज करने में आएगा। सब इंडिविजुअली देख रहे हैं ना, जिसके लिए जो यूज होता है दैट वी आर डूइंग। चलो सर, बचा है बट आपके लिए इतना ही, बिकॉज़ ऑफ फ्लक्स वगैरह समझाने में टाइम लगा।
सर ये सल्फर बिस्मथ में सब लिखा है, ये इम्प्योरिटीज है क्या SnO2 में? Yes, these are the impurities in SnO2. Yes. ओके सर.